हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग कितना था? इसका सही जवाब है लगभग 37%, सी ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी प्रकार के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का कुल शाखाओं में प्रतिशत लगभग 37 था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएं मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाएं 28,921 था। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं 7,232 और विदेशी बैंकों की ग्रामीण शाखाएं 15। क्वेश्चन नंबर 164 है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है भारतीय रिजर्व बैंक की यह एक सहायक है। दूसरा, 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में दोनों कथन सही है। तो आपका जवाब होगा सी ऑप्शन। निगम बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य नियमावली 1961 के तहत नियंत्रित है, जिसे उक्त अधिनियम के धारा 50 की उपधारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा तैयार किया गया है। निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपया है, जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी और अभिदत्त है। इसके निर्देशक बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रारंभ में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमा राशि को मिलाकर समान अधिकार और क्षमता में केवल 1,500 रुपए तक सीमित रखी गई थी। यह अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पुनर्नुमोदन से इस सीमा को बढ़ाए, और इस तरह से जो सीमा बढ़ा, बीमा जो सीमा है, बीमा सीमा को समय समय पर नियमानुसार बढ़ाया भी गया है। 1 जनवरी 1968 से 5,000 रुपया, 1970 से 10,000, 1976 में फिर बढ़ाया गया 20,000, 1980 में 30 और 1993 में 1 लाख और 2020 में उससे आगे 5 लाख रुपया तो बढ़ाया गया है समय समय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 165 है। आरबीआई के द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पे आधारित उधारी दर का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको आरबीआई के द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पे आधारित उधारी दर, इनके बारे में, इनका जो उद्देश्य है, जो उधारी दर है, इनका उद्देश्य क्या है, और 2 उद्देश्य यहां पे दिया गया है। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। तो इसके संदर्भ में दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन होगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही था। देखिए, बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर प्रविधि के परिपालन के लिए अंतिम दिशा निर्देश 17 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था, जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो गया। एमसीएलआर पद्धति बैंकों की उधार दरों की नीति दरों के प्रति संवेदनशीलता के अलावा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को भी बेहतर बनाएगी। इस पद्धति से बैंक ऋण की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों में सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ता के साथ साथ बैंकों के लिए भी न्याय संगत होगा। साथ ही सीमांत लागत के अनुसार ऋणों पर ब्याज के निर्धारण से बैंकों को और प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके दीर्घावधि मूल्य को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 166 है।
नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों ने मतलब पिछला सेशन तो जो था उसमें भी डिस्कस किया था। मतलब कि जो नगद आरक्षित अनुपात अनुपात है, जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, इसके बारे में हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया था। आपको बताना है कि इसका जो जवाब होगा क्या होगा। ठीक है, आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, जो 4 स्टेटमेंट दिया गया, फिर ऑप्शन को देखिए और फिर कमेंट करिए। तो जो पहला इसमें दिया गया है कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी जो CRR है इसमें इसमें कमी करने से अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तीसरा है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो देखिए पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका सही जवाब है जो ऑप्शन में ई होगा, सही जवाब होगा। और इसके बारे में CRR के बारे में देख लेते हैं। CRR जो नगद आरक्षित अनुपात है, इसको कम करने से बैंकों के पास देखिए अधिक तरलता मतलब कि हो जाएगी। CRR को कम करेंगे तो बैंकों के पास तरलता में जो है वृद्धि होगा, जिससे ब्याज दरों में कमी आ जाएगी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में जो है क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, जो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन ई आपका यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो 4 स्टेटमेंट था वो गलत है। 167 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष रीजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें वृद्धि होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करने से वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साक्ष रीजन की मात्रा में क्या होगा, वृद्धि। 168 है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। पहला है पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि होता है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का जो है भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। दूसरा है CAR जो है इसका निर्धारण प्रत्येक बैंकों द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब है ए ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे, जो कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो है, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, बैंकों के जोखिमों की स्थिति में बचाव के लिए यह जो निधि होता है, और इससे CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो रेशियो है इसे कहा जाता है CRAR भी कहा जाता है। किसको, CAR को। और इसका निर्धारण केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है, न कि बैंक जो है अपने समय के अनुसार खुद से जो है इसका निर्णय ले। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे न्यूनतम जो है 9% निर्धारित किया गया है। और स्मरणीय है कि बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए बेसल 3 मानकों को जो है न्यूनतम 8% इसके अनुरूप जो है सुधार किया जा रहा है। तो बेसल 3 मानकों के अनुरूप जो है इसमें जोखिम से बचाने के लिए बैंकों को इसमें सुधार किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले जो है मुद्रा निर्गमन करता है। इसका सही जवाब है मतलब उपयुक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी जो विदेशी प्रतिभूति है, भारत सरकार की जो प्रतिभूति है, इन सभी के बदले मुद्रा जो है निर्गमन करता है। तो मुद्रा निर्गमन RBI के प्रमुख कार्यों में से एक होता है। मतलब इसको ध्यान में रखना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का जो अध्ययन करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों पे आपको विचार करके सही उत्तर बताना है। इसका सही जवाब देखिए, जो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। और यह मुद्रा आपूर्ति का नियमित करता है और यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक एक शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है
तथा यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारिक घराने को जो है मतलब ऋण नहीं प्रदान करता। जो व्यक्ति हैं या व्यापारिक लोग हैं इनको ऋण नहीं दिया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे फिर से आपको विचार करना है। तो आरबीआई के संबंध में बताइए, 4 कथन दिया गया, क्या सही है इसमें? देखिए इसमें अगर बात करें आरबीआई के संदर्भ में, तो पहला जो दिया गया है एक केंद्र सरकार का बैंकर है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है, तो यह भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो आरबीआई के संदर्भ में यह भी सही है। और भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन 1 2 3 4 इनमें आरबीआई के संदर्भ में जो चारों स्टेटमेंट दिया गया था बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं आरबीआई के संदर्भ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आरबीआई देश का देखिए केंद्रीय बैंक है, जिसके प्रमुख कार्य सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण और प्रबंधन करना, भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करना तथा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक और विकास बैंकों का भी पर्यवेक्षण करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 172। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। 3 कथन दिया गया, बताना कि कौन सा सही है। तो कथन को पहले देखिए, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो पहला दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार के प्रतिभूतियों का नहीं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भारत सरकार कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल जो है जारी करता है और राज्य सरकार कोई कोष पत्र जो है जारी नहीं करती है। तो भारत सरकार कोष पत्र जारी करता है लेकिन राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करता है, यह बिल्कुल सही है। कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जो है जारी किए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट देखिए सही है। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की प्रतिभूतियों का जो है प्रबंधन और प्रयोजन करता है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जारी की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन यानी 1 वर्ष से कम अवधि की प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जो 1 साल से कम अवधि के जो प्रतिभूति हैं इन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को जो क्या कहा जाता है, तो दीर्घकालिक प्रतिभूतियों यानी इनका जो समय अवधि है 1 साल से अधिक है, इनको सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। राज्य सरकारें केवल दीर्घकालीन प्रतिभूतियां ही जारी कर सकती है, इन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। ट्रेजरी बिल पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है। इन मतलब कि कह सकते हैं कि इन्हें उनके मूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है, डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये मूल्य का जो मतलब कि कोई बिल है, ट्रेजरी है, ट्रेजरी बिल मतलब कि जो प्रतिभूति है 91 दिनों का ट्रेजरी बिल 98.20 रुपया है और इस पे जारी किया जाता है। तो इसकी वापसी पर क्रेता को जो है 100 रुपये प्राप्त होगा, तो उस पे जो है ब्याज का भुगतान नहीं होगा। लेकिन क्या किया जाएगा कि मूल्य से बट्टे पे जो है जारी किया जाएगा, डिस्काउंट पे यानी 100 रुपए का है तो उसे 91 दिन के ट्रेजरी बिल पर जो है 98 रुपया 20 पैसे में जो है जारी कर दिया जाएगा और उन्हें 100 रुपए की भुगतान किया जाएगा। तो कितना फायदा हुआ, 100 में से 98.20 पैसे जो है घटा दीजिएगा, तो आपका जो भी होगा इसमें बेनिफिट होगा वही आपका 1 रुपया 80 पैसा जो भी है ये आपका बेनिफिट है। देखिए इसमें जो 173 क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए और बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है कौन से मामलों में? कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? देखिए इसका सही जवाब क्या है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। जहां भी लगे कि कमेंट करना चाहिए या बोला जाता है कमेंट करने के लिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए।
देखिए इसमें अगर बात करें कि क्वेश्चन था कि कौन से मामले जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, तो देखिए इसमें पहला है परिसंपत्तियों की तरलता के रूप में, और दूसरा है साख विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन। यानी इन चारों मामलों में जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। वह परिसंपत्तियों की तरलता, विनियमन के साथ विलय और अधिग्रहण, शाखा विस्तार, बैंकों के समापन आदि के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। 174 नंबर है, वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है कौन सा है। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया। पहला, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये तो सही है, बट आपको जो सही नहीं स्टेटमेंट है वो वाली बताना है। बी है, आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, यह भी सही है, बट ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। और यहां पे है, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का जो है अभिरक्षक है, यह भी सही है, लेकिन आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, यह गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। 1937 से इसका जो मुख्यालय है कोलकाता से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 175 है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, मुंबई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था बताइए, तो 1935 में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो 4 दिया गया है, 4 कार्य दिया गया है, बताना है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है वो साख सृजन करना नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, और शेष कार्य जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया था 3 ऑप्शन, वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 178 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बताइए। तो देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, बिल्कुल है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली, प्रबंधन आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन वह विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन कौन करता है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 है, भारत में व्यवसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 180 है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो आरबीआई है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, और इसका अर्थ मतलब कह सकते हैं कि जो है वो है अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यह भी सही है। और आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर जो है परामर्श देता है। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और इससे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, साथ ही वह आवश्यकता के समय उन बैंकों को कर्ज प्रदान करने के साथ साथ उनकी अतिरिक्त पूंजी को भी अपने पास जमा रखता है। 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। आपको मालूम है डी ऑप्शन सही जवाब है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकरों का बैंक कौन है, तो सेम क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, यहां पे दिया गया है 184 है। हाँ 184 है, यहाँ पे 84 लिखा गया है बाय डिफॉल्ट। 184 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में जो उपाय लाता है, आपको इस पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है जो पहला दिया गया है कि मतलब कि बैंक दर में वृद्धि और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो इसमें इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो 1 2 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं, 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का सहारा लेता है। मौद्रिक नीति के तहत वह बैंक दर में वृद्धि, रिजर्व अनुपात में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, साथ ही अनेक चयनात्मक साख नियंत्रण के उपाय भी अपनाता है। मौद्रिक नीति के उपकरण या साख नियंत्रण के साधन, एक तरफ देखिए परिणात्मक साख दिया गया है, दूसरे तरफ चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण। तो परिणात्मक साख नियंत्रण में जो है बैंक दर है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, तरलता समायोजन सुविधा है यानी रेपो और रिवर्स रेपो, और परिवर्तनीय कोष अनुपात सीआरआर और एसएलआर। चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण में न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण किया जाता है, नैतिक दबाव है, साख की राशनिंग और उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण योजना, ये सारे जो है आपको याद रखना है। चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण में क्या चीज आती है और परिणात्मक साख नियंत्रण में। 185 पे रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो रेट किसके अंतर्गत विचारणीय होता है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेपो रेट जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं। रेपो रेट जब कोई व्यक्ति या संस्था इस समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, यानी कि आपको दे रहा है लेकिन एक निश्चित समय, साल भर जो भी है, उस समय के अवधि के बाद वह उसे वापस ले लेगा, और इसे समानता यानी जो कह सकते हैं रेपो या पुनर्विक्रय विकल्प कहते हैं। यानी आपको बेचेगा फिर आप ही से ले लेगा, यानी वो फिर आपसे खरीद लेगा, पुनः विक्रय कर लेगा। और जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे जो है विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं मौद्रिक अधिकारी के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन या तरलता समायोजन के लिए जो है की जाती है। रेपो का प्रयोग तरलता डालने का या रिवर्स रेपो का प्रयोग तरलता अधिशोषण या निकालने के लिए जो है किया जाता है। स्पष्ट है कि रेपो तरलता डालने के लिए जो है डालने की क्रिया तभी होगी जब मौद्रिक अधिकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों से जो है क्रय करेंगे और इस प्रकार प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से बैंकों को उधार दें, जिसकी उनकी तरलता में वृद्धि होगी। और इस स्थिति में रेपो दर मौद्रिक अधिकारी के द्वारा बैंकों को उधार देने की दर होगी। इस प्रकार रेपो दर मौद्रिक अधिकारी की अन्य बैंकों को उधार देने की क्रिया होती है। ठीक इसके विपरीत रिवर्स रेपो बैंकों से जमा स्वीकार करने या उधार लेने की दर होती है। और रेपो दर का प्रयोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के तौर पे किया जाता है। यह क्रिया मौद्रिक नीति के परिणात्मक या मात्रात्मक तरीके के अंतर्गत उपयोग में लाई जाती है। तो जो रेपो रेट है या रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत तौर पे जो है डिस्कस किया है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में फिर से डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा जो है आगे आप देखिएगा या आने वाले जो एग्जाम है इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाते भी हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। 186 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है। तो इसका सही उद्देश्य क्या है बताइए। देखिए इसमें जो उद्देश्य दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य वह है, पहला, केंद्रीय बैंकों के द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है, केवल
पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी इसमें जो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया सही नहीं है। और इसके बारे में हम लोग एसआरआर के बारे में मतलब डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम सांविधिक आरक्षित आवश्यकता कहते हैं या स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। यह जो है सांविधिक आरक्षित आवश्यकता मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल मतलब कि लिक्विडिटी के रूप में या तरल रूप में रखना होता है। अतः सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य केंद्रीय बैंकों को बैंकों के द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है, जबकि वाल्ट कैश रखने व्यवसायिक बैंकों के लाभ पर नियंत्रण और बैंकों में जमा राशियों को सुरक्षित और तरल रखना, लिक्विडिटी के रूप में रखना इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा, इसमें जो दिया गया है कि नीतिगत जो नवीनतम जो न्यू नीतिगत दरें हैं 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार बैंक दर कितना है 4.25%। एमएसएफ दर जो है एमएसएफ, ठीक है, एमएसएफ रेट जो है 4.25% है। रेपो दर कितना है 4% है। रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। सीआरआर 4% है और एसएलआर 0.0% है। देखिए यह जो रेट है ना, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट तौर पे वन लाइन स्टेटमेंट में आपसे जो है पूछ लिया जाएगा कि 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार बैंक दर कितना है, या रेपो दर कितना है, रिवर्स रेपो दर क्या है, एसएलआर क्या है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां से बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। 187 है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है क्रमशः कितने थे। देखिए क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या 2019 का पूछा गया, इसमें 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, इसका जो है रेशियो बताना है, मतलब कितना परसेंट था। तो 5.15% और 4.9% 2019 का क्वेश्चन था और उसी के आधार पे पूछा गया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 2021 का डेटा है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित मौद्रिक नीति में रेपो और रिवर्स रेपो दर कितना था 5.15% और 4.90%। 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार अगर बात किया जाए तो यह दर 4%, क्या जो रेपो रेट है वो है 4%, जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो रिवर्स रेपो दर है वो है 3.35%। बैंक दर और जो एमएसएफ रेट है दोनों ही कितना है 4.25%, तो दोनों को याद रखिएगा। 188 है, 30 दिसंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट कितना था, तो 8%। और यहां पे आप डेटा देख सकते हैं, प्रश्न काल में रेपो रेट जो था 8% था, लेकिन जो न्यू डेटा है 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार जो प्रमुख दर है रेपो दर का 4% है, बैंक दर 4.25%, एसएलआर जो है 18%, रिवर्स रेपो दर जो है 3.35%, सीआरआर 4%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 4.25%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 189 है, आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर कितना थी। तो जो बैंक दर थी, सही जवाब है 7.75%, सी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था 2015 का है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, इनके द्वारा जारी मौद्रिक नीति के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर 7.75% थी। 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो बैंक दर 4.25% है। तो 2021 का डेटा है, मतलब याद रखना है 4.25%, और जो मौद्रिक नीति का पुनरीक्षण है इसके अनुसार बैंक दर कितना था 7.75%। 190 है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है, तो बैंक कार्य के संबंध में जो है किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटीज है, ये क्या है, अस्थायी सीमांत अस्थायी सुविधा।
इसकी घोषणा देखिए आरबीआई के द्वारा पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में वार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा में की गई थी। यह अवधारणा 9 मई 2011 से लागू हो गई। एमएसएफ के तहत बैंक कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो है ऋण ले सकते हैं। इससे ज्यादा 1 करोड़ रुपए के गुणक में जो है लिया जा सकता है। इंटरबैंक ओवरनाइट मार्केट में अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को यह सुविधा जो है दी गई है। निवल मांग और सावधि देयताएं भी बैंक कार्य से संबंधित हैं। 191 है, निम्नलिखित में कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सांविधिक तरलता अनुपात तरल परिसंपत्तियों की मात्रा है, जैसे नगदी कीमती धातुएं, अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियां जिसे बैंकों को अपने भंडार में बनाए रखना चाहिए। वाणिज्यिक बैंक सरकार को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए अपने इस कोष को जो है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जबकि अल्पावधि ऋण देने के लिए ट्रेजरी बिल खरीदते हैं। ये गतिविधियां सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर के तहत जो है होती है। तो एसएलआर क्या है इसके बारे में ध्यान रखना है। 192 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नगदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जो होती है? तो बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है सांविधिक नगदी अनुपात को 50 अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? देखिए इसमें जो संभावना होती है जो आपका मतलब ज्यादा संभावना है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को जो है घटा सकते हैं। तो इसका संभावना यही है। देखते हैं ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया क्या दिया गया है? सी ऑप्शन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने के दर को जो है घटा सकते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो पॉइंट दिया गया देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक बैंक को अपनी मांग और सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग जो है नगद, स्वर्ण व मान्यता प्राप्त स्वीकृत प्रतिभूतियों, विदेशी परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना जो है अनिवार्य है। जैसे मतलब कि यह अपने मन से नहीं रख सकते हैं, जैसा मतलब रिजर्व बैंक निर्धारित करे उसके अनुसार, ठीक है, किस किस रूप में? नगद के रूप में, स्वर्ण या मान्यता प्राप्त स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में, विदेशी परिसंपत्ति के रूप में अपने पास जो है ये रख सकते हैं। यही अनुपात सांविधिक नगदी अनुपात जो है एसएलआर जो है कहलाता है। और जब रिजर्व बैंक इस अनुपात में कमी करती है तो बैंकों के पास अपेक्षाकृत अधिक भाग जो है तरल के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिससे उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। बैंकों में अधिक तरलता की उपस्थिति की स्थिति में वे ऋण प्रोत्साहन के लिए ब्याज दर घटा सकते हैं। 193 है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? आपको मालूम है क्या कहते हैं? बताइए फटाफट, आप जो है कमेंट करिए। इसका सही जवाब है एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कुछ सेकंड पहले ही। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए। 194 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? आरबीआई, आपको बताना है कि इनमें से 4 जो ऑप्शन दिया गया कौन जो है दर जो है या बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर और एसएलआर जो आरबीआई है नहीं निर्धारित करती है, वह है आपका पीएलआर, ठीक है। पीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। पीएलआर वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, ठीक है। स्वप्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय ग्राहक को जो है मतलब पीएलआर के तहत मतलब कि यह एक ब्याज दर होता है और इस पे जो है उसे ऋण देता है स्वप्रिय कस्टमर को। विश्वसनीयता से तात्पर्य जोखिम शून्यता से है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 195 है, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति है, बताइए। तो देखिए इसमें जो कह सकते हैं कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए यह जो है प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीति। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय है। मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक
अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ाता है तथा ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात घटाता है। मुद्रा की तरलता का अनुपात ही मांग को जो है प्रभावित करता है, अतः मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए जो है एक प्रत्यक्ष उपाय है। 196 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आपको मालूम है आरबीआई करता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? आरबीआई के पास विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नगदी आरक्षित अनुपात कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, एसएलआर जिसे हम कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध कुल देयताओं का यानी जमा राशि का कुछ हिस्सा, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात है। मैंने कुछ मतलब कि माइंड में कुछ और चल रहा था, मैं कुछ और सोच रहा था तो गलत हो गया। सीआरआर ध्यान में रखिएगा, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसके अनुसार जो होता है बैंक मतलब कि नगदी का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं, मतलब इनको करना अनिवार्य होता है और इसे ही सीआरआर कहा जाता है। 198 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो आरबीआई जब सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है आपको बताना है। देखिए, इसका जो तात्पर्य है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। इसका जो तात्पर्य है ए ऑप्शन में फुलफिल हो रहा है, सही जवाब है। और यहां पर देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देखिए जो नगदी रिजर्व अनुपात है जो सीआरआर है, इसमें वृद्धि की घोषणा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है। इस कृत्य के द्वारा रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। 199 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका क्या अर्थ होता है? तो आपको मालूम है इसका अर्थ है, बताइए। देखिए, इसका अर्थ है व्यवसायिक बैंकों के पास उधार देने की जो देने हेतु है कम मुद्रा रहेगी। तो उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी, यानी जो आरबीआई है सीआरआर में वृद्धि की जो घोषणा करता है इसका मतलब होता है, मतलब कि कह सकते हैं इसका जो अर्थ निकलता है, मतलब होता है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी रहेगी। तो इसका जो मेन मोटिव है यही है। और क्वेश्चन नंबर जो 200 है, इसमें आपको पूछा गया कि भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नगद कोष अनुपात रिजर्व जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसके वृद्धि के लिए जो कथन सत्य है, इसमें अगर वृद्धि होता है तो जो कथन दिया गया 4 कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह साख सृजन को कम करता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 201 है, नए रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? नए रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंची कच्चे तेल की कीमत, उपयुक्त तीनों कारक। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर जो है रघुराम राजन, इन्होंने रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने वाले निम्न कारकों की पहचान की थी: उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंची कच्चे तेल की कीमतें। क्वेश्चन नंबर 202 है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिक्किम के अतिरिक्त, जो सिक्किम है इसके अतिरिक्त सभी राज्य, जम्मू कश्मीर सहित, तो सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से हुए समझौते के तहत अपने बैंकिंग व्यापार के संचालन का कार्य आरबीआई को सौंपा गया। यानी सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से हुए समझौते के तहत अपने बैंकिंग व्यापार के संचालन का कार्य जो है किसको सौंपा? आरबीआई को।
आरबीआई इन राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में जो है कार्य करता है। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा इस संदर्भ में आरबीआई के साथ जनवरी 2011 में समझौता हुआ था, जो कि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर बैंक जो है, जम्मू और कश्मीर बैंक आरबीआई के एजेंट के तौर पे वहां की सरकार के सामान्य बैंकिंग व्यापार के संचालन के लिए नियुक्त किया गया था। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और इसके 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात अब जम्मू और कश्मीर बैंक आरबीआई के एजेंट के तौर पे इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के बैंकिंग जो व्यापार है इसका संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, आपको बताना है कि पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किन चीजों के लिए किया जाता है। तो पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है कि विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, तो पहला गलत है। दूसरा है विनिमय बाजार में रुपए की बिकवाली के दबाव को बढ़ाने के लिए, तो दूसरा भी पुनर्क्रय विकल्प के संदर्भ में जो है गलत है। और तीसरा जो दिया गया है विनिमय बाजार में रुपए का मान कम करने के लिए, तो ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए जो है किया जाता है। मुद्रा विनिमय बाजार से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को जो है नियमित करता है। तो आपको मालूम है आरबीआई करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 205 है, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। वह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल जो ब्रोइंग है इसका विनिमय आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, पूछा गया है कि कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। तो राजा जे चलाया दिया गया इसमें, डी ऑप्शन, ये जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो जो लोग रहे हैं उनका समय क्या है। मनमोहन सिंह, इनका समय 1982 से 1985 तक, बिमल जलान 1997 से 2003 तक, और सी रंगराजन 1992 से 1997 तक। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से जो है पदासीन है। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो बताइए, डी ऑप्शन, उर्जित पटेल। 2016 का क्वेश्चन है, उसके अनुसार सही है। प्रश्नकाल के संदर्भ में वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। और क्वेश्चन नंबर 208 है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो बताइए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो दिया गया है ऑप्शन सी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को जो पद है अपना ग्रहण किया, और इसके पूर्व 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। डॉक्टर रघुराम राजन 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। और इसी के साथ देखिए अपना आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 209 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको किसी भी टॉपिक में या कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।